अकेडमी। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि संडे को जो हमारा एनडीए और सीडीएस का एग्ज़ाम था, तो मैंने संडे को ही आपको सीडीएस का एग्ज़ाम का रिव्यू दिया था फिजिक्स पेपर का। जो जिस कॉन्सेप्ट पे मैंने बताया था उसी लेवल का आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनडीए का क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का। एनडीए में तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसमें डिजिट भी नहीं चेंज हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊँगा। तो आइए हम लोग आज एनडीए का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिजिक्स का रिव्यू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका ऑप्टिक्स के है 53 क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास इज 3/2 दे दिया है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 3/2 दिया हुआ है। ये हम लोग जानते भी हैं 3/2 डेट इज़ 1.5 मैंने बताया था। और स्पीड ऑफ लाइट बोल रहा है ग्लास का जो होता है वैक्यूम में c है। तो बोल रहा है कि बताइए वैक्यूम का स्पीड ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा। ये सब इजी क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng बराबर C/V। वेलोसिटी निकालना है ग्लास का इक्वल टू C/N और n का वैल्यू जो दिया हुआ है 3/2 तो 2/3c इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये क्वेश्चन मैंने कराया था, आप देख सकते हैं। तो डिजिट भी चेंज नहीं हुआ, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला है इस एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 53 का। आइए बोल रहा है 52 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द टर्म कंपोनेंट कैन नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट। आपने 10 में पढ़ा है पावर का बहुत सारा फॉर्मूला, P = V/I, फिर P = V, फिर थर्ड फॉर्मूला आपने पढ़ा है P = I²R। एक लास्ट आपका दे रहा है I²/R। ये फॉर्मूला नहीं होता है, डेट इज योर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 56। क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 56, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन था आपका पहला एलईडी। आपने एलईडी बल्ब देखा होगा जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। बेसिकली जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे डायोड, पीएन जंक्शन, डिप्लीशन रीजन, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। बट अभी तो हम लोग आंसर की चेकआउट कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग बस जानेंगे एलईडी क्या होता है। एक तरह का लाइट को इमिट करता है और जिसके हम लोग जो एलईडी बल्ब देखते हैं वो क्या करता है, लाइट से हीट हमें प्रोवाइड करता है। तो ये तो होगा नहीं। सेकेंड है आपका लेजर डायोड। लेजर मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन। मतलब वो कलर जिसका जितना ही ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी होगा वो उतना ही दूर रेंज तक कवर करेगा और ज़्यादा वो डाइवर्ज होगा, उसी को बोलते हैं लेजर लाइट। तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट नहीं होगा। थर्ड आपका सोलर सेल, बिल्कुल ये सही है, ये लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देता है। ट्रांजिस्टर ये भी नहीं है। ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या है, एक सेमी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि उसके क्या होते हैं 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन सा, सोलर सेल, ठीक है। बोल रहा है 55 क्वेश्चन नंबर एसएचएम का है, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक यही था। सिंपल पेंडुलम पे क्वेश्चन था कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका बॉब है और जिसका मास m है, जिसका दिया हुआ है लेंथ l है और टाइम पीरियड t है। सेकेंड केस में क्या किया है कि उसके मास ऑफ द बॉब को डबल कर दिया है, लेंथ को हाफ कर दिया है। तो मतलब पूछ रहा है कि न्यू टाइम क्या हुआ। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो इस एक डिराइवेशन करेंगे T = 2π√L/g। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सेकेंड केस में बोल रहा है कि मास ऑफ द बॉब को डबल कर देते हैं और लेंथ को हाफ कर देते हैं। तो बताइए न्यू टाइम क्या होगा। तो जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ लेंथ पर डिपेंड करता है। तो लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो गया, तो T/√2 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, ये क्वेश्चन आपका था आपका बेसिकली 51 क्वेश्चन नंबर ऑप्टिक्स से देखने को मिला है। बोला है कि 2 कन्वेक्स लेंस है, उसको हम लोग कंबाइन कर दिए हैं। एक का फोकल लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर, दूसरा का दिया है 25 सेंटीमीटर और दोनों को कांटेक्ट में रखा गया। तो बोला है कि नेट पावर बताइए। तो हम जानते हैं, जब मैं आपको मिरर पढ़ाया था तो बोला था कि पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इन मीटर। अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दिया होता है तो 100/f करते हैं इन सेंटीमीटर।
अब पावर क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ लेंस है, मैंने मिरर में पढ़ाया था, और जब मैं लेंस बताया था तो बोला भी था कि मिरर पार्ट को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस दोनों का जो प्रॉपर्टी होता है सिमिलर होता है। तो P = 1/a, क्योंकि दोनों में फॉर्मूला सेम लगता है। पहला फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है कितना, पहला फोकल लेंथ आपका है 50 सेंटीमीटर, सेकेंड है 25 सेंटीमीटर। तो नेट पावर पूछा है, तो नेट पावर का फॉर्मूला होता है P1 + P2, दोनों ऐड होगा। P1 निकालेंगे कैसे, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है तो 100/f करेंगे, 100/50 + P2 100/25, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 डायोप्टर। 6 डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के कॉन्सेप्ट पर, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के कॉन्सेप्ट पे 54। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी एक वॉल्यूम है, सील पैकेट जो है वो 1 लीटर है उसका वॉल्यूम, और उसका मास है 800 ग्राम। पहले उसको क्या किया गया है, लिक्विड ए वाटर है उसमें, उसको क्या किया गया है, लिक्विड ए जो वाटर है उसका डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और फिर सेकेंड केस में वही जो वॉल्यूम है सील पैकेट जो है उसको लिक्विड बी में, लिक्विड बी का डेंसिटी क्या है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये मटेरियल है सील पैकेट किस में फ्लोट करेगा और किस में डूबेगा। तो फ्लोटेशन और सिंक का कॉन्सेप्ट इस पे डिपेंड करता है। ये आपका वाटर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस वाटर में डूब जाता है या सिंक करता है कब, जब उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा होता है। ये डेंसिटी है मटेरियल का और ये डेंसिटी है वाटर का। अब फ्लोट कब करेगा, जब इसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होता है। देखते हैं आइस जो होता है वो बेसिकली वाटर में फ्लोट करता है, और जब आयरन नेल को डालते हैं तो वो क्या करता है, सिंक कर जाता है। तो हम लोग जब ये सील पैकेट है, अगर इसका हम डेंसिटी निकालेंगे मटेरियल का, तो क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास कितना है दिया हुआ है, बेसिकली दिया हुआ है 800 ग्राम। अब वॉल्यूम 1 लीटर है, मतलब 1000 मिलीलीटर हो जाएगा, तो 0.8 ग्राम। तो दोनों केस में देख रहे हैं कि जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल है वो लिक्विड ए और लिक्विड बी के डेंसिटी से कम ही है, तो इसका मतलब दोनों केस में वो फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा दोनों केस में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आइए 1D मोशन से था, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं जब आपको 1D मोशन पढ़ा था तो बोला था ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वही क्वेश्चन आया है 1D मोशन का, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक कार है, मूव कर रहा है आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो बताइए उसका ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब उसका ग्राफ पूछ रहा है स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा या इलिप्स होगा। कोई कार है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, उसके पहले हम लोग एक चीज़ जाने कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। ये आप लोग जानते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का मतलब है कि पार्टिकल में जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट में हो रहा है, मतलब जो है यूनिफॉर्म रेट से अपना वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसी को ना कहेंगे। सपोज दैट कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, ओ से ए तक गया, उसने क्या किया 2 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी उसमें आया। सपोज कि पॉइंट ओ पे उसका वेलोसिटी 0 है और ए पे कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो जो यहाँ पे ओ से ए के बीच में जो एक्सेलरेशन निकालेंगे कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लेंगे कि जो हमारा टाइम लगा वो 1 सेकेंड लगा। फिर ए से बी में वेलोसिटी कितना लगा 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। तो फिर वेलोसिटी कितना हो जाएगा 4/2, जो यहाँ पे देख लेंगे 4 - 2 /2। तो हर केस में हम जो देखेंगे वेलोसिटी जो है यहाँ पे कितना है 2, फिर 4, और जो भी निकालेंगे तो हमें जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा, मतलब चेंज हो रहा है बट यूनिफॉर्म रेट में हो रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब हर पॉइंट पे जो इसका थीटा है वो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअस कांस्टेंट वे में। ये मैं आपको ग्राफ बताया था, 4th ग्राफ था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, आप जाके देख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या मिला था कांस्टेंट, दैट मीन्स वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म और वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है।
इसका ये हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा 1D मोशन का था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 142। तो ये भी मैं बताया था जब प्रॉपर्टी पढ़ा था स्पीड और वेलोसिटी का, तो स्पीड क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आइए 138 बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम द मीन पोजिशन। यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी को बोलते हैं फ्रॉम मीन पोजिशन एम्पलीट्यूड। तो कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताता है, तो कहीं ना कहीं इसका मेजर होता है मीटर में। कैसे मेजर होता है, मीटर में, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड किस में मेजर होगा, मीटर में। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 140 क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 बोल रहा है कि डीसी जनरेटर जो होते हैं किस वर्क के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो ये बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड इस चैप्टर का है। क्लास 10 में भी हम लोग पढ़े हैं, 12th में हम लोग पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो जनरेटर क्या होता है, वैसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है रोटेशनल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दो तरह के जनरेटर होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। दोनों का प्रिंसिपल एक ही है, ईएमआई पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस पे बेस्ड है। शॉर्ट में समझा देता हूँ 2 मिनट में, 1 मिनट में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ईएमआई क्या होता है। बाकी तो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिस्कस फुल वे में करेंगे। ईएमआई मतलब होता है करंट को इंड्यूस करना। अगर मान लीजिए ये आपका 2 मैग्नेट पोल है, नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, और दोनों के बीच में हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख रहे हैं जिसका नेमिंग करते हैं ABCD। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई बैटरी नहीं लगाएंगे कि यहाँ पे करंट फ्लो करे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ लगा देंगे गैल्वेनोमीटर जो करंट को डिक्टेट करेगा। क्या करेगा, डिक्टेट करेगा। अब क्या करेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, करंट इंड्यूस होगा। दैट मीन्स करंट इंड्यूस कैसे होगा, रिलेटिव मोशन के द्वारा। रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। या तो हम मैग्नेट को इसके पास लाएंगे इस कॉइल के सामने, या इस कॉइल को मैग्नेट के पास लाएंगे, तो उन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन सेटअप हो जाएगा, और जिसके माध्यम से इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। किसमें, आपके कॉइल में। तो इसी को बोलते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्ट में बस यही जानिए। तो ये किस पे प्रिंसिपल बेस्ड है, ईएमआई पे बेस्ड है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 141। द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रेजेंस है कैसे आप लोग मेजर कीजिएगा, तो बाय द कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, तभी आप लोग बता सकते हैं कि वहाँ पे मैग्नेट का प्रेजेंस है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया था मैग्नेटिक नीडल। मोस्ट इजी क्वेश्चन था, आप ऑप्शन से बना सकते थे मैग्नेटिक नीडल। फिर आइए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 127। ये आपका जो 1D मोशन क्वेश्चन था, ये कौन सा था, 137 था। 127 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सीडीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन था कि पिच जो है किस पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन को घुमा दिया। तो बोल रहा है कि जब पिच इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, तो पिच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। अगर आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो पिच भी इंक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 125। पूछ रहा है कि वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, जितने सारे इसको बोलते हैं रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये सब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो कि विजिबल लाइट के कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, जब नेचुरल कलरफुल और वर्ल्ड पढ़ेंगे तो ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये जो एक्सरे होता है इसका वेवलेंथ याद रखिएगा 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर, 125 का था 1 नैनोमीटर। दैट इज डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन था 124 कि प्रेशर कुकर कुक फूड फास्टर बाई, प्रेशर कुकर में जो खाना बनता है कुक फास्टर बाई किस मेथड से, तो आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग 122 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज नॉट करेक्ट। देखिएगा 122 क्वेश्चन नंबर 122 कौन सा स्टेटमेंट, सोलिनॉइड। पहले जानिए कि सोलिनॉइड क्या होता है शॉर्ट में ही।
तो सोलिनॉइड क्या होता है, कोई एक मटेरियल है उस पर जितना आप वायर को लपेटेंगे, जितना ज़्यादा लपेटेंगे उतना ही वो ज़्यादा सोलिनॉइड बनेगा। सपोज दैट ये हम लोग एक ले लिए सिलेंड्रिकल पाइप, ये एक मटेरियल है, अब इस पर आप जितना वायर को लपेटेंगे, इसके सरफेस को जितना लपेटेंगे, इसी को बोलते हैं सोलिनॉइड। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये स्विच आपका है। जब यहाँ पे करंट का फ्लो होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट है, यू नॉट परमिटिविटी है। ये हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से डील करेंगे। तो पहला आपका ऑप्शन था कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही बोला। सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है, सेम अमाउंट में चेंज होता है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि आपको जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड है वो बिहेव्स एक्ट एज ए बार मैग्नेट, बिल्कुल सही है। जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड होता है वो बिहेव्स करता है एक्ट एज ए बार मैग्नेट। दैट मीन्स वो भी जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जोग्राफिकल साउथ पोल का लोकेशन और कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी ये बताता है, मतलब बार मैग्नेट की तरह काम करता है। तो बी भी सही है। सी है कि करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, बिल्कुल सही बोला है। फोर्थ ऑप्शन है कि अगर इसमें हम लोग आयरन कोर को लैमिनेट करें, आयरन कोर को हम लोग लैमिनेट करें या इंसर्ट करें तो मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, नहीं, बिल्कुल गलत बोला। अगर किसी आयरन कोर को इंसर्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगा। तो डी हमारा क्या है, फॉल्स है, और ऑप्शन के अनुसार यही सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ टू इक्वल पार्ट बाई वॉल्यूम। बोल रहा है कि कोई दो, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट है, दो इक्वल पार्ट से बने हैं, वॉल्यूम सेम है 123, वॉल्यूम सेम है। दो ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी रो नॉट एंड 2 रो नॉट है। तो एवरेज डेंसिटी पूछा क्या है, तो जब भी वॉल्यूम सेम होता है तो एवरेज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ρ1/ρ2/2, तो 3 रो नॉट बाई 2 इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन है आपका कि जो फिलामेंट होता है बल्ब का किससे बना होता है, तो टंगस्टन, मोस्ट इजी क्वेश्चन। फिर बोल रहा है कि माइक्रोफोन जो होता है कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, याद रखिएगा। फिर बोला है क्वेश्चन कि ह्यूमन आई कैन सी द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस विथ कंट्रोलिंग द इल्यूमिनेशन ड्यू टू। तो ह्यूमन आई जो है हम लोग के अंदर, ह्यूमन आई के अंदर एक जो होता है एकोमोडेशन, एक प्रॉपर्टी होता है। वो क्या होता है, एक एबिलिटी, आई को, एक आँख को एबिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा हम लोग फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे अभी लाइट है तो हम लोग देख रहे हैं, अंधेरा हो जाता है फिर लाइट आता है, तो एक आई लेंस को जो है एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है टू एडजस्ट इट्स सिलियरी मसल एंड फोकल, इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन ऑफ आई। फिर एक लास्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से पिछला बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया है। इस बार किसके एग्जाम्पल पे आया है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन के कॉन्सेप्ट पर आया है। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या कहता है, शॉर्ट में बताता हूँ। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, वैसा सिस्टम जो आइसोलेट हो। आइसोलेट कहने का मतलब है कि वो उस सिस्टम से अलग हो। जैसे कोविड में आया था तो आइसोलेट कीजिए उस पेशेंट को, मतलब वो अगर उसमें कोविड का कोई भी सिम्टम है तो उस पेशेंट को आइसोलेट कीजिए, मतलब उसको अलग कीजिए जो सिस्टम है, जो दूसरे पेशेंट दूसरे लोग से, उसी को बोलते हैं आइसोलेट, मतलब उसको अलग करना दूसरे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। एक आपने सुना होगा थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क एक जो आपका वाटर बोतल आता है, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर एक उसका जो सिस्टम होता है वो आइसोलेटेड होता है। डैट मीन्स ना उसमें हीट जाता है ना उसमें हीट आता है। उसके जो ये जो आपका बोतल होता है थर्मोफ्लास्क में, जो इसमें जो पार्टिकल जो मतलब जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो यहाँ पे स्पेस है टाइटली पैक है, ना हीट जाता है ना हीट आता है। मतलब इसमें पानी काफ़ी देर तक हॉट रहता है और काफ़ी देर तक कोल्ड रहता है। इसी को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो वही बोल रहा है कि फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एक और मतलब होता है कि जिसपे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। वैसा सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, तो उस कंडीशन में
हमारा जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं dp/dt चेंज इन मोमेंटम, वो हमारा क्या होता है, कंजर्व रहता है। मोमेंटम जो होता है चेंज नहीं रहता है, कंजर्व रहता है। तो इसी को बोलते हैं लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाकी हम जब चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो अच्छे से बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका बोल रहा है क्वेश्चन कि ये आपका गन है, मान लीजिए ये गन है, इससे आपका एक बुलेट फायर हो रहा है, कोई व्यक्ति है, पर्सन है, एक गन से बुलेट को फायर किया, तो बोल रहा है कि बुलेट ऑफ मास जो दिया हुआ है बुलेट का वो बेसिकली 10 ग्राम है। इस बुलेट का मास दिया हुआ है 10 ग्राम, ठीक है। हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है किस वेलोसिटी से, 300 मीटर पर सेकेंड से, फ्रॉम ए पिस्टल का मास दिया हुआ है, बेसिकली जो दिया हुआ है जाना पड़ता है। तब जाके आपने देखा होगा पिस्टल को जो हम लोग क्या करते हैं, अपने सोल्जर्स के हेल्प से बैकवर्ड उसको पुश अप करते हैं। अब तब हमारा बुलेट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और पिस्टन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रहा है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी मान लेंगे पॉजिटिव, और जिस डायरेक्शन में पिस्टन जान रहे हैं उस डायरेक्शन में मान लेंगे कि वेलोसिटी हमारा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, दैट इज बिफोर फायरिंग के पहले बताइए कि बुलेट और जो पिस्टन है गन है, वो क्या है, दोनों रेस्ट है, दोनों क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। मतलब मास ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग बुलेट का और वेलोसिटी ऑफ गन दोनों कंडीशन में क्या है, जीरो है। क्योंकि दोनों कंडीशन में रेस्ट पर है तो कोई ना कोई उसका वेलोसिटी नहीं चेंज होगा, वेलोसिटी क्या आपका हो जाएगा, जीरो। बट बिफोर फायरिंग आपका, क्योंकि मास ऐसा चीज़ है कि चेंज नहीं होता है, बिफोर फायरिंग में मास बुलेट का उतना ही होगा जो फायरिंग के बाद होगा, ठीक है। बट वेलोसिटी जीरो होगा क्योंकि दोनों रेस्ट में है। आफ्टर फायरिंग के बाद वेलोसिटी हो गया बुलेट का, कितना हो गया, 300 मीटर पर सेकेंड, और गन का जो वेलोसिटी है वही हमें पूछ रहा है कितना होगा। अब यहाँ पे लगाते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मान लेते हैं कि एक सिस्टम में बात हो रहा है जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो है तब बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग दोनों केस में हम लोग मोमेंटम को क्या कर देते हैं, कंजर्व कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m1v1 मास इंटू वेलोसिटी। तब बिफोर फायरिंग m1u1 मास ऑफ द बुलेट मान लेते हैं m1 मान लीजिए, मास ऑफ गन मान लीजिए m2, फिर प्लस m2u2 बराबर m1 वेलोसिटी ऑफ बुलेट मान लेते हैं v1 आफ्टर फायरिंग, और गन का मान लेते हैं v2, ठीक है। तो ये हमको कोई मतलब नहीं, ये दोनों रिजल्ट हमें देगा जीरो। मतलब है इससे m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू जीरो। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ, इसका निकालना है गन का, तो गन का मतलब v2 निकालना है। तो m2v2 इक्वल टू माइनस m1v1, तब v2 इक्वल टू माइनस m1v1 बाई m2। मास ऑफ द बुलेट कितना है, मास ऑफ द बुलेट दिया हुआ है आपको यहाँ पे 10 ग्राम। तो पहले इसको 1000 में कन्वर्ट कीजिए केजी में। फिर वेलोसिटी ऑफ जो बुलेट है कितना है, 300 पर मीटर पर सेकेंड, फिर -3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ पिस्टन आ गया, -3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ था 3 या -3, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे -3 पर मीटर सेकेंड, क्योंकि जो पिस्टन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव साइन लेंगे। तो -3 मीटर पर सेकेंड आपका ऑप्शन हो जाएगा। बुलेट का पिस्टन का यही वेलोसिटी है, और ये आपका बुलेट का। लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट करेक्ट। तो साउंड वेव क्या है आपका, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसको मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए। लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। तो साउंड वेव का कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में ही। तो साउंड वेव में क्या होता है कि वेलोसिटी जो होता है साउंड वेव में सॉलिड में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, सबसे कम होता है गैस में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील ज़्यादा होगा किसके तुलना में, एयर की तुलना में। बिल्कुल सही बोला। स्टील क्या है हमारा, सॉलिड है, और एयर क्या है, गैस है, तो बिल्कुल सही बोला। सेकंड बोल रहा है ऑप्शन कि वेलोसिटी जो होगा साउंड एयर में डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये गलत बोला है।
क्योंकि मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तो एक होता है लैप्लेस इक्वेशन वेलोसिटी अंडर रूट पी गामा बाई रो। अब पी बी बराबर आर टी जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका जब रिलेशन आएगा वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर का उतना ज़्यादा वेलोसिटी होगा। तो बी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। सी क्या बोला है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में जितना बढ़ेगा जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बिल्कुल सही बोला। डी ऑप्शन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो वाटर में है ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू गैस, बिल्कुल सही बोला। तो बी क्या आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपका पूरा फिजिक्स का मैंने रिव्यू दे दिया, हर क्वेश्चन को शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करके आपको यहाँ से आप अपना आंसर को क्लैरिफाई मिला सकते हैं। अगर कोई भी अभी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं अपना क्यूरी को, डाउट को। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और ग्रुपों में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय, जय हिंद।